नमस्कार साथियों, मैं सचिन सबनीस एडवोकेट अपने YouTube चैनल एसएस लीगल लिटरेसी के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में धारा 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के बारे में समझा था। सिविल प्रकृति के वाद कौन से होते हैं, इस बारे में हमने विस्तृत रूप से समझा। अब निश्चित रूप से सिविल प्रकृति के वाद जो है सिविल न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं, लेकिन कौन से सिविल न्यायालय में प्रस्तुत होंगे और इसको देखने के लिए हमें न्यायालय के ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्राधिकार किस आधार पर तय होता है, साथ ही साथ कोई भी वाद यदि प्रस्तुत होना है तो वह कौन से न्यायालय में प्रस्तुत होगा, इस पर इसकी जानकारी होना चाहिए। और इसे देखने के लिए आज हम न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं वाद कौन से न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, इस संबंध में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। क्षेत्राधिकार की जब बात आती है तब सीधे अर्थ में क्षेत्राधिकार का आशय यह होता है कि न्यायालय के न्याय करने के प्राधिकार की सीमा, मतलब विधि द्वारा विहित की जाती है कि न्यायालय जो न्याय करेगी उनका प्राधिकार कितना रहेगा या उनके प्राधिकार की सीमा कितनी रहेगी, और उसी अनुसार वे वादों को, अपील को, आवेदन को ग्रहण करते हैं, उनका विचारण करते हैं, उनकी सुनवाई करने के उपरांत उन पर निर्णय पारित करते हैं। तो ये क्षेत्राधिकार जो है वह किस आधार पर तय होता है, इसके लिए मुख्यतः 3 आधार बताए गए हैं। जो विषय वस्तु से संबंधित क्षेत्राधिकार होता है, पहला आधार है। दूसरा आधार इसका है स्थानीय या प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। तीसरा आर्थिक क्षेत्राधिकार। तो विषय वस्तु से संबंधित क्षेत्राधिकार में ये स्थिति, जैसा कि इससे स्पष्ट है कि उस पर्टिकुलर विषय वस्तु के लिए वाद कौन से न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, इसके संबंध में बताया गया है। जैसे उदाहरण के लिए कि यदि प्रॉमिसरी नोट से संबंधित वाद है या बंद पत्र के आधार पर कोई वाद प्रस्तुत किया जाना है, तो वह लघुवाद न्यायालय में या सिविल जज क्लास 2 के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि तलाक के आधार पर कोई वाद प्रस्तुत करना, तलाक के लिए वाद प्रस्तुत करना है, या फिर प्रोबेट के लिए कोई वाद प्रस्तुत करना है विल के आधार पर, तो वह जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस प्रकार से अलग न्यायालय के लिए विषय वस्तु से संबंधित अलग अलग न्यायालय के संबंध में व्यवस्था विधि में की गई है, या उन संबंध में कि ये वाद जो है कौन से न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। फिर दूसरा आता है स्थानीय या प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। प्रत्येक न्यायालय के कुछ क्षेत्राधिकार तय कर दिए, मतलब अगर इस पर्टिकुलर तहसील से संबंधित कोई वाद है तो वह वाद कौन से न्यायालय में जाएगा, उस तहसील के जो भी वहाँ के विवाद है और उनके संबंध में कोई वाद आते हैं तो उनको निराकरण करने का अधिकार उस न्यायालय को दिया जाता है। कोई भी न्यायालय को जो अधिकार दे दिया कि वह इस पर्टिकुलर तहसील के विवादों को या यहाँ के वादों का निराकरण करेगा, वह किसी अन्य तहसील के वादों का निराकरण नहीं करेंगे, मतलब वो उनके क्षेत्राधिकार से उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो यह होगा स्थानीय क्षेत्राधिकार। तीसरा आता है आर्थिक क्षेत्राधिकार। जब कोई भी वाद प्रस्तुत किया जाता है, दीवानी वाद, तो उस वाद का मूल्यांकन किया जाता है और उस मूल्यांकन के अनुसार उस वाद की क्षेत्राधिकार जिस न्यायालय को होता है उस न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाता है। जैसे अभी वर्तमान में सिविल जज क्लास 2 के लिए मूल्यांकन किया कि सब यहाँ पर 5 लाख तक के वाद का मूल्यांकन है तो वह सिविल जज क्लास 2 के न्यायालय में चलेगा। उसके बाद में आया आगे कि यदि सिविल जज क्लास 1 के न्यायालय को जिन वादों का मूल्यांकन 1 करोड़ तक है उनके भी निराकरण का उन्हें क्षेत्राधिकार प्राप्त है। 1 करोड़ से ऊपर जो है वह जिला जज के न्यायालय को या अतिरिक्त जिला जज के न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार जो मूल्यांकन के आधार पर जो वाद कौन से न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें आर्थिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है और उस अनुसार वाद प्रस्तुत किए जाते हैं। अब आरंभिक क्षेत्राधिकार या अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है? जहां वाद मूलतः प्रस्तुत किया जाता है, जहां वाद का विचारण होता है, विचारण होने के उपरांत जो है उस पर निर्णय पारित किया जाता है, वो पहली न्यायालय जहां वाद प्रस्तुत होगा वह आरंभिक न्यायालय, आरंभिक क्षेत्राधिकार कहलाएगा उसको। और यदि उसकी अपील उस न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित किया जिससे कोई भी पक्षकार व्यथित है या वह अपील प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह जिस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करता है
वो अपील के दौरान उस अपीलेट कोर्ट जिस अनुसार उसको निराकरण करती है, वह अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उसका निराकरण करती है। तो ये तो रही क्षेत्राधिकार की बातें। अब वाद जो है कौन से न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं और उन न्यायालय में उन पे किस आधार पर प्रस्तुत होते हैं, इनको देखने के लिए हमें व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 15 से लेकर धारा 20 तक को समझना होगा। धारा 15 को जब हम देखते हैं तो स्पष्ट रूप से उसमें यह बात कही गई कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। मतलब जो भी वाद प्रस्तुत किया जाएगा वो सबसे निम्न श्रेणी के न्यायालय में, जो कि उस वाद का निराकरण करने में सक्षम है, उसमें प्रस्तुत किया जाएगा। अब यहाँ पर जो कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट और जो बात उन्होंने कही कि सबसे लोएस्ट ग्रेड में पेश किया जाएगा, अगर लोएस्ट ग्रेड के न्यायालय को देखते हैं तो सिविल जज क्लास 2 का न्यायालय है। अब मान के चलें कि जैसा मैंने बताया कि सिविल जज क्लास 2 के न्यायालय को 5 लाख तक के वाद का निराकरण करने की अधिकारिता है और सिविल जज क्लास 1 को 1 करोड़ तक के। अब कोई वाद जो है वो प्रस्तुत करने, क्योंकि 1 करोड़ तक के न्यायालय जो क्षेत्राधिकार है सिविल जज क्लास 1 को, उसमें 5 लाख भी शामिल है। लेकिन जो वाद 5 लाख के मूल्यांकन से नीचे के हैं, वह वाद कहाँ प्रस्तुत होंगे? तो पहली न्यायालय में। और पहली न्यायालय के लिए इसलिए इसमें कहा गया धारा 15 में कि वह उसका जो निराकरण करेगी वो सिविल जज क्लास 2 करेगी और सिविल जज क्लास 2 से आसे निम्न श्रेणी की, सबसे निम्न श्रेणी की न्यायालय करेगी, जिसका उद्देश्य क्या है कि वरिष्ठ न्यायालय जो है वो ओवर क्राउडेड न हो जाए और वाद जो है निम्न श्रेणी के पहले न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। अब ये तो स्थिति रही कि वाद धारा 15 में जैसा बताया कि सब निम्न श्रेणी के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। जब धारा 16 से हम धारा 18 तक देखते हैं तो उसमें मुख्यतः जो वाद बताए गए हैं वह इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति, स्थावर संपत्ति के बारे में बताए गए और उन पे हम विचार करेंगे कि धारा 16 की क्या स्थिति है। धारा 16 में बताया कि जहाँ विषय वस्तु स्थित हो, मतलब जिस वादरस संपत्ति के संबंध में वाद प्रस्तुत किया जा रहा है वह वादरस संपत्ति जहाँ पर स्थित है, उस स्थान के लिए जो न्यायालय, जिस न्यायालय को क्षेत्राधिकार है, वह न्यायालय उस वाद का विचारण करेगा। मतलब अब इसमें कौन कौन से ऐसे वाद आ गए इसको देखते हैं तो अचल संपत्ति के कब्जे का वाद है, अचल संपत्ति के विभाजन का वाद है, कोई विक्रय का वाद, कोई अचल संपत्ति के रिडेम्पशन, मॉर्गेज या फोरक्लोजर का वाद है। इसके अलावा अचल संपत्ति के किसी भी हित के अधिकारों के अवधारण को लेकर कोई भी वाद है। इसके बाद अचल संपत्ति के प्रति कोई दोष हुआ है और उस दोष के प्रतिकर के लिए कोई वाद है, तो वह वाद कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? जहाँ पर वह अचल संपत्ति स्थित है। इसमें वादी कहाँ रहता है, प्रतिवादी कहाँ रहता है, इससे कोई लेना देना नहीं। वादरस संपत्ति जिस क्षेत्राधिकार में स्थित है, जिस न्यायालय की क्षेत्राधिकार में है, उस न्यायालय में वह वाद चलेगा। अब धारा 17 में क्या कहा गया है कि जहां अचल संपत्ति विभिन्न न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है, मतलब कुछ जैसे विभाजन के वाद होते हैं तो कृषि खाता जो है वह 2 तहसील में है, 3 तहसील में है, अलग अलग। अब जब वाद प्रस्तुत होगा तो विभाजन का वाद है वह एक ही न्यायालय में प्रस्तुत होना चाहिए सारी संपत्तियों को लेकर एक साथ, यह विधि की स्थिति है। जहाँ ऐसी स्थिति बनती है वहाँ क्या होगा कि सभी संपत्ति को शामिल एक वाद में करना है। तो वैसी स्थिति में कौन से न्यायालय में वाद प्रस्तुत होगा? जब इस बात पे विचार करते हैं तो वह वाद किसी भी ऐसे न्यायालय में प्रस्तुत हो सकता है जहाँ वादरस संपत्ति का कोई भाग स्थित हो। लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी उन्होंने कि संपूर्ण संपत्ति के लिए उस वाद का निराकरण करने की अधिकारिता उस न्यायालय के पास में होना चाहिए। मतलब उसका अगर सारी संपत्ति को वो ज्वाइंट करते हैं तो उसका जो मूल्यांकन बनता है वह जिस न्यायालय में वो वाद प्रस्तुत किया जाएगा उस वाद को संपूर्ण संपत्ति के बाबत भी वाद का निराकरण करने का क्षेत्राधिकार होना चाहिए, ये आवश्यक है। तो इस प्रकार धारा 17 में जहाँ वादरस संपत्ति का कोई भाग स्थित है वहाँ पर वो वाद
प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। धारा 18 में अब देखते हैं धारा 18 क्या बोलती है। तो धारा 18 में ये बताया गया कि जहाँ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमा अनिश्चित हो, वहाँ वाद दायर करने का क्या स्थान रहेगा। तो जहाँ पर यह स्थिति निर्मित होती है, वहाँ इस आशय का अभिलिखित करते हुए वाद प्रस्तुत किया जाएगा कि यहाँ भ्रम की स्थिति है कि यह अचल संपत्ति दो या अधिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होना प्रकट हो रहा है, और यह भ्रम की स्थिति है कि ये किस न्यायालय में प्रस्तुत होगा। वहाँ न्यायालय उस वाद को ग्रहण करेगा और उस वाद का निराकरण उसी प्रकार करेगा मानो वो वाद उसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है। यहाँ भी वही शर्त है कि उस न्यायालय को उस वाद को ग्रहण करने की उसकी आर्थिक अधिकारिता उस न्यायालय की होना चाहिए, उसकी वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए उस वाद का ग्रहण करने और उसको उसके ऊपर उसका निराकरण करने के लिए। अब धारा 19 को हम देखते हैं। धारा 19 में स्पष्ट रूप से संपत्ति या व्यक्ति के अपकृत्य के लिए वाद की व्यवस्था की गई है कि यदि कोई टॉर्ट के लिए वाद प्रस्तुत होता है, जैसे टॉर्ट के लिए जो भी वाद है, चाहे नेग्लिजेंस के आधार पर होते हैं, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के आधार पर कोई वाद होते हैं, इसके अलावा कोई भी सिविल रॉन्ग हुआ है उसके आधार पर यदि कोई वाद प्रस्तुत होते हैं, तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जहाँ पर वह रॉन्ग किया गया है, जहाँ पर वह अपकृत्य किया गया है, या तो वाद वहाँ प्रस्तुत हो सकता है, या फिर जहाँ प्रतिवादी निवास करता है, कारोबार करता है, या कोई भी लाभ के लिए कार्य करता है, सामान्यतः जहाँ निवास करता है वो। तो ये वादी को ऑप्शन दिया है कि वह इन दोनों क्षेत्रों में से, जहाँ पर अपकृत्य हुआ वहाँ पर, या जहाँ प्रतिवादी निवास करता है वहाँ पर, उन दोनों में से वो उसकी चॉइस है कि वह कहाँ पर उसके खिलाफ वाद प्रस्तुत करे। तो अपकृत्य के लिए वाद के लिए धारा 19 की व्यवस्था दी गई है। अब धारा 20 में को देखते हैं। तो धारा 20 में कौन से प्रकार के वाद है, तो ये कहा गया कि अन्य प्रकार के वादों के लिए व्यवस्था की गई। मतलब जिस प्रकार से धारा 16 से लेकर 19 तक हम देखते हैं, उनके अध्ययन रहते हुए, मतलब जो व्यवस्था है उसमें दी गई है, उनको फॉलो करने के बाद यदि इस प्रकार के कोई वाद है उनसे अलग हटके कि उनको किस न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा, जब इस पे विचार करते हैं तो इसमें 3 ऑप्शन बताए। पहला ऑप्शन बताया कि जहाँ प्रतिवादी या एक से अधिक प्रतिवादी हो, वहाँ प्रत्येक प्रतिवादी वाद के प्रारंभ के समय वास्तविक रूप से या स्वेच्छापूर्वक निवास करते हैं या लाभ के लिए स्वयं कार्य करते हैं। दूसरा ऑप्शन बताया कि या तो इसी प्रकार ये सभी प्रारंभ में निवास करते हैं या लाभ के लिए कार्य करते हैं, या न्यायालय द्वारा अनुमति दे दी गई है, या सभी प्रतिवादी एक साथ निवास नहीं करते हैं, अलग अलग निवास करते हैं, लेकिन वे उपमत हो गए हैं, एक मत हो गए हैं कि किसी न्यायालय में उन्हें वाद चलाना है और किस न्यायालय में वाद चलना चाहिए, इस संबंध में भी न्यायालय द्वारा अनुमति दे दी गई है। तीसरा, जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन एग्री होता है। 3 बातें ये बताई गई है और इनके अनुसार धारा 20 की जो व्यवस्था दी गई है अन्य वादों के बाबत, उसमें विचार किया जाता है कि कौन सा वाद कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। क एक कलकत्ते का व्यापारी है और ख दिल्ली में कारोबार करता है। ख ने अपने एक अभिकर्ता के माध्यम से कलकत्ता में क से कुछ माल क्रय किया एवं क से कहा कि वह रेलवे कंपनी के माध्यम रेलवे के माध्यम से माल भेज दे। क ने तदनुसार माल परिदत्त कर दिया। अब क जो है अपने माल के रुपयों के लिए ख के विरुद्ध या तो कलकत्ता में ही वाद प्रस्तुत कर सकता है या दिल्ली में वाद प्रस्तुत कर सकता है। मतलब जहाँ पर उसको वाद हेतु उत्पन्न हुआ है, या तो उस स्थान पर वह वाद प्रस्तुत कर सकता है, या फिर जहाँ पर प्रतिवादी निवास करता है वह उस स्थान पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार 2 स्थान उसके लिए उसके विकल्प पर है कि वह कहाँ पर वाद प्रस्तुत करना चाहता है। तो इस प्रकार से आज हमने
न्यायालय के क्षेत्राधिकार किस अनुसार होंगे और उस वाद जो है वह कहाँ प्रस्तुत किया जा सकेगा, उसको हमने समझा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो और या उपयोगी लगी हो जानकारी, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहें, ताकि हम और भी उपयोगी वीडियो आपके लिए बना सकें। जय हिंद।